गुड मॉर्निंग बच्चों। सीबीएसई 2022-2023 का सैंपल पेपर हम लोग डिस्कस कर रहे थे। पहले सैंपल पेपर में हम लोगों ने सेक्शन ए डिस्कस कर लिया था, उसमें 18 क्वेश्चन थे। उसके बाद आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग सेक्शन बी डिस्कस करेंगे। तो सेक्शन बी के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं और हम लोग सेक्शन बी इस पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, पहले समझते हैं क्वेश्चन को, बहुत प्यार से क्वेश्चन को समझेंगे। देखिए क्वेश्चन को मैंने इंडिकेट कर दिया आपके सामने, लिखा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विद वेवलेंथ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात हो रही है। वेवलेंथ दी है λ1 इज सुटेबल फॉर रडार सिस्टम यूज्ड इन एयरक्राफ्ट नेविगेशन। एयरक्राफ्ट में रडार सिस्टम में जो भी यूज हो रही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उसकी वेवलेंथ λ1 है। अब एक चीज मैं क्वेश्चन पढ़ते जाऊंगा और आपको एक्सप्लेन करते जाऊंगा। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए रडार सिस्टम में कौन सी वेव यूज होती हैं। रडार सिस्टम में अगर हम क्वेश्चन नंबर 19 ले रहे हैं तो याद रखिएगा रडार सिस्टम में माइक्रोवेव यूज होती है। माइक्रोवेव जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यूज होती है दैट इज माइक्रोवेव, वो माइक्रोवेव है। क्लियर? λ1 इज सुटेबल फॉर रडार सिस्टम। तो एयरक्राफ्ट में जो यूज हो रही यानी माइक्रोवेव की लेंथ यहां पर वेवलेंथ दी है λ1, वो λ1 दी है। λ2 इज यूज टू किल जर्म्स इन वाटर प्यूरिफायर। अब वाटर प्यूरिफायर में आपने ऐड में देखा होगा, टीवी में बहुत सारे ऐड आते हैं, आरओ का ऐड आता है, ठीक है, हेमा मालिनी जी उसका ऐड करती हैं। तो जो वाटर प्यूरिफायर्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है, उनके अंदर बेसिकली यूवी रेस का इस्तेमाल किया जाता है। जो अंदर जर्म्स होते हैं पानी के अंदर उनको किल करने के लिए तो यूवी रेस का इस्तेमाल किया जाता है। तो λ2 जो दी गई है वो दिया गया है यूवी रेस का, ठीक है, वो यूवी रेस का दिया गया है। उसके बाद λ3 इज यूज टू, ये देखिए λ3 इज यूज टू इंप्रूव विजिबिलिटी इन रनवेज ड्यूरिंग फॉग एंड मिस्ट कंडीशंस। λ3 जो यूज किया गया है वो विजिबिलिटी यानी बेसिकली सिग्नल्स की बात की गई है कि अगर बहुत ज्यादा फॉग है सिग्नल्स में तो उसमें बेसिकली क्या यूज किया गया है λ3। और इसका मतलब λ3 बात हो रही है इंफ्रारेड, ये सिग्नल्स के लिए यूज होती हैं। इंफ्रारेड ये सिग्नल्स के लिए, फॉर सिग्नल, ठीक है, ये जो इसमें लिखा है, ठीक है। अब कह रहा आइडेंटिफाई एंड नेम द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो हमने सबके देखे नाम बता दिए हैं। रडार सिस्टम में माइक्रोवेव यूज हो रही हैं और जो दूसरा है λ2 इज यूज टू किल जर्म्स इन वाटर प्यूरिफायर, वो यूज हो रही हैं। बेसिकली उसमें यूवी रेज यूज हो रही हैं। और λ3 जिसमें मैंने बताया इज यूज टू इंप्रूव विजिबिलिटी इन रनवेज ड्यूरिंग फॉग एंड मिस्ट कंडीशन, यानी सिग्नल्स के लिए हम इंफ्रारेड का यूज करते हैं। नेम हमने बता दिया। अब इन्होंने लिखा ऑल्सो अरेंज दिस वेवलेंथ्स इन असेंडिंग ऑर्डर, मतलब इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, ठीक है। अब असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए हमने एक ट्रिक बनाई है बच्चों, ठीक है, ये याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए इसकी कई सारी ट्रिक्स हैं जो आपने सुनी होगी, लेकिन ये मैंने अपनी बनाई है, इसको गलत वेज में मत लीजिएगा। मान लीजिए कोई इंसान किसी से सच्चा प्यार करता है, ठीक है, लेकिन उसकी शादी किसी दूसरे के साथ हो जाती है तो वो उसकी क्या हो गई, एक्स हो गई ना, कि वो तुम्हारी एक्स थी। तो हमने बनाया है गम एक्स का उसके भी इनसाइड में रहता है, ठीक है, गम एक्स का उसके भी इनसाइड में रहता है, ठीक है। मतलब शादी होने के बाद भी लगता ना मेरी उस लड़की से शादी हुई होती कितना अच्छा होता क्योंकि मैं उसे प्यार करता था। इसको गलत वे में बिल्कुल मत लीजिए, ठीक है, सिर्फ याद करने के लिए। या और भी बहुत सारी ट्रिक्स हैं, जैसे बहुत लोग बताते हैं गाड़ी एक्सयूवी इन माई रेंज, ये हो सकता है। जैसे जी क्या दिखाता है, गामा रेज दिखाता है, ठीक है, ये एक्स रे, यूवी रेज, इंफ्रारेड रेज, माइक्रोवेव और रेडियो वेव्स इस तरीके से दिखाता। तो इसमें ये लगे ऑल्सो अरेंज दिस वेवलेंथ्स इन असेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे पहले एक चीज जान लीजिए, ये नीचे से ऊपर ये फ्रीक्वेंसी का जो है ये बढ़ता हुआ क्रम होता है।
फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, तो वेवलेंथ क्या होगी, अगर हम ऊपर से नीचे देखेंगे तो वो गिरते हुए क्रम में होगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ का उल्टा होती है। तो यहां पर एक चीज देखिए, अगर हम देखें तो इंफ्रारेड कहां पर मिल रही है, सबसे नीचे देखिए मिल रही है, ठीक। फिर उसके ऊपर यूवी मिल रही है, और रडार सिस्टम में माइक्रोवेव। तो माइक्रोवेव में क्या है, लैम्डा 1, ठीक। उसके बाद इंफ्रारेड लैम्डा 3, फिर उसके बाद यूवी रेज ये लैम्डा 2। तो ये ऑर्डर हमारा बनेगा, ठीक है। ये याद रखिएगा कि गाड़ी एक्सयूवी इन माई रेंज, या वो जो पहले वाला बताया था, जो भी आपको अच्छा लगे वो याद कर लीजिए, ऐसा कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका ऑर्डर हमने लिख दिया लैम्डा 1, लैम्डा 3 और लैम्डा 2, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन जो दिया गया है उस पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसको इरेज कर देते हैं हम लोग पॉइंट इरेजर यहां ले लेते हैं और इसको इरेज कर देते हैं। इसको हमने इरेज कर दिया। बच्चों सीबीएसई का एग्जाम आपका बहुत करीब है, कोशिश करिए जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको लगते हैं, जो आपको समझ में नहीं आ रहे हैं, उनको कमेंट सेक्शन में आप हमको बताइए, हम अगले पर्टिकुलर लेक्चर में उसको डिस्कस करेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए दिया है, इसको हाईलाइट कर लेते हैं थोड़ा सा। देखिए क्वेश्चन दिया है, अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड गेट्स मॉडिफाइड एज शोन इन फिगर व्हेन टू स्पेसिमेंस ए एंड बी आर प्लेस्ड इन इट। पहले समझिए, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दिखाया गया है, इसका मॉडिफिकेशन दिखाया गया है। ये ए और बी जो दो हैं वो सब्सटेंस रखे हुए हैं, इनका नाम क्या है, इनके बारे में आपको बताना है। तो लिखा आइडेंटिफाई द स्पेसिमेन ए एंड बी। अब देखिए यहां पर अगर हम ए वाले को देखें ध्यान से, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसको बहुत कम क्रॉस कर रही हैं, और ऐसा होता है डायामैग्नेटिक के केस में। डायामैग्नेटिक मटेरियल के अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज बहुत कम होती हैं, ठीक है, और एक तरीके से रिपेल करती हो मैग्नेटिक फील्ड को बहुत कम। तो देखिए इससे ऊपर निकल गई, ठीक है, यानी बहुत कम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसको सपोर्ट कर रही हैं और बहुत कम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसको पास कर रही हैं, ठीक है। दूसरे वाले को देखिए, दूसरा वाला देखिए, इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं और कुछ देखिए हल्का सा डिफ्लेक्शन शो कर रही हैं, यानी ये वीकली मैग्नेटाइज है, तो ये पैरामैग्नेटिक शो करेगा। तो जो ए वाला है हमारा, जो ए वाला है वो हमारा डायामैग्नेटिक है। अभी हम एक चीज आपको और बताएंगे, डायामैग्नेटिक के अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑलरेडी कम होती हैं, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके ऊपर से निकल गई। पैरामैग्नेटिक बहुत वीकली मैग्नेटाइज करते हैं। अब देखिए इसकी जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है, यहां पर देखिए दूसरे क्वेश्चन में लिखा, हाउ इज द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ स्पेसिमेन ए डिफरेंट फ्रॉम दैट स्पेसिमेन बी। तो पहला ए और बी हमने आइडेंटिफाई कर लिया पहले पार्ट में, पहला डायामैग्नेटिक है और दूसरा पैरामैग्नेटिक है। सबसे ज्यादा मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर, ठीक है, ये एक तरीके से रिपल्शन शो करती है मैग्नेटिक फील्ड के साथ, और ये वीकली मैग्नेटाइज्ड होती है, इसमें वीकली मैग्नेटाइज्ड होगी, ये वीकली मैग्नेटाइज्ड होगी, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट में मैग्नेटाइज होता है डायामैग्नेटिक मटेरियल, इसीलिए देखिए ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसको क्रॉस नहीं कर रही। इसकी जो ससेप्टिबिलिटी होती है, इसमें लिखा ना, इसकी ससेप्टिबिलिटी निगेटिव होती है, ठीक है, इसकी ससेप्टिबिलिटी बहुत स्मॉल होती है और नेगेटिव होती है, हम बोल सकते हैं लेस देन 0 होती है। और अगर हम इसकी देखें तो इसकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी बी वाले की, ये ए की बात कर रहे हैं, यानी ये इसकी हम बात करें ये डाया की, ठीक है, और ये हम बात करें, ये ससेप्टिबिलिटी हमने पैरा की निकाली, तो ये पॉजिटिव होती है, ठीक है, और पॉजिटिव होती है तो हम इसको ग्रेटर देन 0 भी लिख सकते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन हमारा हो गया, आसान क्वेश्चन था। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, इसको हम लोग इरेज कर देते हैं। तो बेटा जो भी क्वेश्चंस आपके ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ फिजिक्स फंसेंगे, आप लोग अगर कमेंट सेक्शन में लिखेंगे सर ये वाला डेरिवेशन हमको नहीं समझ में आया, या हमारे स्कूल में टीचर ने कराया हमको नहीं समझ में आया, या इसमें हम प्रॉब्लम फेस करें, तो अगर कमेंट सेक्शन में आप लिखेंगे उस पर्टिकुलर डेरिवेशन का नाम, तो मैं जरूर अपने अगले वीडियो में इस चीज को कवर करूंगा, ठीक है। तो इस चीज को बहुत ध्यान से मतलब याद रखिएगा कि
अगर आप फेस कर रहे हैं कोई प्रॉब्लम तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिए फिजिक्स में, ठीक है। अब देखिए लिखा व्हाट इज द न्यूक्लियर रेडियस ऑफ 125 आयरन इफ दैट 27 एल्यूमिनियम इज 3.6 फर्मी, ठीक है। देखिए इसका दिया हुआ है एटॉमिक नंबर और इसका भी दिया हुआ है। तो यहां पर देखिए अगर हम बेसिकली देखें यहां पर ध्यान से, यहां पे इस क्वेश्चन को देखें, न्यूक्लियर रेडियस बताना है इसका, ठीक है। तो देखिए ये जो रिलेशन होता है बेसिकली होता है R इज इक्वल टू R नॉट A की पावर 1/3, ऐसा निकालते हैं। एक आयरन के केस में दिया है, इफ दैट ऑफ एल्युमिनियम के केस में इतना दिया है, ए की वैल्यू दी है तो हम पहले लिख लें फॉर एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के लिए निकाल लें, ठीक है। एल्यूमिनियम के लिए निकालेंगे तो एल्यूमिनियम के लिए जो है वो 3.6 फर्मी है, तो एल्यूमिनियम के लिए जो रेडियस है वो 3.6 फर्मी है, आर नॉट। और ए की वैल्यू देखिए ये दी है, ए की जो वैल्यू दी है वो दी है 27 की पावर 1/3, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग 3.6, अब 27 को 3 की पावर 3 लिख सकते हैं हम लोग, 1/3 हो जाएगा ये, और 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 3.6 इज इक्वल टू आर नॉट इंटू 3, ये हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन जाएगी, ठीक। और फिर इन्होंने दिया है आयरन का, और हमें न्यूक्लियर रेडियस निकालनी है आयरन की, ठीक है। सिंबल Fe आयरन का होता है। अब यहां पर देखिए फॉर हम लिखेंगे फॉर Fe के लिए यही फॉर्मूला R इज इक्वल टू आर नॉट ए की पावर 1/3, ठीक है। अब देखिए बहुत ध्यान से यहां पर R इज इक्वल टू आर नॉट, ये हमें दिया नहीं है क्वेश्चन में। ए दिया है 125 की पावर 1/3। अब 125 को हम लिख सकते हैं 5 का क्यूब इंटू 1/3, तो यहां पर हो जाएगा R इज इक्वल टू आर नॉट इंटू 5, ये सेकेंड आएगा, ठीक है। फर्स्ट को डिवाइड कर दीजिए सेकेंड से, तो ये आ जाएगा 3.6 अपॉन R, जो कि हमको निकालना है क्योंकि हमें रेडियस निकालनी है किसकी, आयरन की। क्वेश्चन में दिया है ना न्यूक्लियर रेडियस निकालनी है आयरन की, ठीक है। और इधर आएगा आर नॉट इंटू 3 और ये आएगा आर नॉट इंटू 5, आर नॉट से आर नॉट कैंसिल हो जाएगा, 5 का मल्टीप्लाई 6 से करिए, 3.6 से 5 6 जा 30 और 5 3 15 में 3 18 आ जाएगा, 18.0 और ये आ जाएगा 3 का R से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 6 जा 18, यानी 6 फर्मी के आसपास ये हो जाएगा, यानी इसकी न्यूक्लियर रेडियस 6 फर्मी हो जाएगी, ठीक है, क्लियर। अब देखिए इसी में और वाला क्वेश्चन दिया, इसको भी हमें सॉल्व करना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जो और वाले हैं हम लोग छोड़ देंगे, ठीक। हो सकता है किसी बच्चे को ये ऊपर वाला क्वेश्चन ना आता हो, नीचे वाला आता हो, तो चॉइसेस हमारे लिए बहुत जरूरी हैं, ठीक। अगर चॉइस आती है, जैसे लाइफ में हमारे पास चॉइस होनी चाहिए ना, कि 12th के बाद अगर हम ये नहीं कर पाएंगे तो ये कर लेंगे, चॉइस बहुत जरूरी है। इस तरीके से देखिए 21 क्वेश्चन नंबर में भी आपको चॉइस दी गई है, ठीक, ताकि अगर आप पहला वाला पार्ट नहीं कर पा रहे हैं तो दूसरा वाला कर लीजिए। हम इसको इरेज करेंगे क्योंकि ये हमारा इसका काम खत्म हो गया है, हम इरेज कर लेते हैं। इसको इरेज करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। 6 फर्मी के आसपास आंसर आना चाहिए, यानी जो हमारी रेडियस आएगी दैट इज 6 फर्मी, क्लियर, ओके। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन जो और वाला सेक्शन है 21 का और वाला हम ले रहे हैं। देखिए द शॉर्ट वेवलेंथ लिमिट फॉर द लाइमन सीरीज, हाइलाइटर से हाईलाइट कर देते ताकि आपको ये चीज दिखाई पड़े, ठीक है। देखिए द शॉर्ट वेवलेंथ लिमिट फॉर द लाइमन सीरीज फॉर द ऑफ द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज 913.4 एंगस्ट्रॉम। शॉर्ट वेवलेंथ दी है लाइमन सीरीज के लिए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में, ठीक है। अच्छा अब शॉर्ट वेवलेंथ की पहले बात कर लेते हैं। कैलकुलेट द शॉर्ट वेवलेंथ लिमिट फॉर द बामर सीरीज।
बामर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। अब बामर सीरीज के लिए जो है शॉर्ट वेवलेंथ हमें कैलकुलेट करनी है। शॉर्ट वेवलेंथ किसके लिए दी है? लाइमन सीरीज के लिए दी है। तो पहले एक काम करते हैं, जो क्वेश्चन में गिवन है उसको लिख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले जब भी क्वेश्चन करना है तो ये काम हमें पहले करना है, जो गिवन डेटा है उसको लिखना है। तो दिया है द शॉर्ट वेवलेंथ, लाइमन सीरीज के लिए शॉर्ट वेवलेंथ। अच्छा, पहले इस चीज को समझ ले, लाइमन सीरीज कब बनती है? लाइमन सीरीज कब बनती है इस चीज को हम समझ लें पहले। लाइमन सीरीज कब बनेगी? तो लाइमन सीरीज तब बनेगी जब भी कोई इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल, यानी इंफिनिटी से हायर एनर्जी लेवल हम इंफिनिटी ले सकते हैं, अगर फर्स्ट एनर्जी लेवल में आता है, इंफिनिटी से फर्स्ट एनर्जी लेवल में आता है, तो उसकी वेवलेंथ शॉर्ट बनेगी। क्यों? अब देखिए, हायर एनर्जी लेवल पे यानी इंफिनिटी पे उसकी एनर्जी हाई होगी। एनर्जी अगर हाई होगी तो जाहिर सी बात वहां फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा होनी चाहिए। एनर्जी हाई होगी तो फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा होनी चाहिए, तो नीचे आएगा तो वेवलेंथ क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है, और बामर, अगर हम बात करें बामर की, तो बामर में शॉर्ट वेवलेंथ कब मिलेगी हमें? जब हम इंफिनिटी से 2 पे आएंगे। ये बात बहुत अच्छे से समझ लीजिए, जब इंफिनिटी से सेकेंड एनर्जी लेवल पे आएंगे। क्लियर? तो यहां पर हमें बामर की निकालनी है, तो पहले हम फॉर्मूला लगा दें। ठीक है, पहले हम लाइमन के लिए लगा रहे हैं, लैम्डा आर बोलते हैं रेडवर्क कांस्टेंट को 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। तो शॉर्ट वेवलेंथ के लिए हम कहां से आए हैं? हम इंफिनिटी से आए हैं 1 पे। ठीक है, तो 1/λ आर की वैल्यू एज इट इज रख दीजिए, और लैम्डा देखिए दिया है, पहले लाइमन के लिए कितना दिया है? 913.4 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, इसको यहां लिख लें एक बार। ठीक है, इसको कर लेते हैं हम लोग। तो लैम्डा जो दिया है हमारा, दैट इज 913.4। ठीक है, इतने एंगस्ट्रॉम दिया है आर, और पहले एनर्जी लेवल में तो n1 की वैल्यू 1 हो जाएगी, और n2 हम इंफिनिटी से आए हैं, समथिंग अपॉन इंफिनिटी क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, तो यहां से अगर हम देखें बेसिकली, तो r की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो 1/913.4 यानी r की वैल्यू हमारी आ गई। अब देखिए, कैलकुलेट द शॉर्ट वेवलेंथ लिमिट फॉर बामर सीरीज। बामर के लिए इंफिनिटी से 2 में जाना, तो बामर के लिए फॉर बामर यहां लिख देंगे। ठीक है, यहां लिख देंगे तो समझ में आएगा आपको। तो वो हो जाएगा 1/λ/r। अब बामर सीरीज की शॉर्ट वेवलेंथ निकालनी, यानी ये हमें, ये लैम्डा डैश कर लो, नहीं कंफ्यूज हो जाओगे। बोलोगे सर ने ये भी लैम्डा ले लिया और ये भी ले, तो बामर के लिए हमने लैम्डा डैश ले ली। r 1/n1, n1 कितना लेंगे इसके लिए? 2, क्योंकि इंफिनिटी से हम 2 पे आए हैं, तो 2 का स्क्वायर माइनस इंफिनिटी का स्क्वायर। अब देखिए यहां पर r की वैल्यू हमारी कितनी है? 1/913.4, और ये कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। इसको कैलकुलेट कर लीजिए, तो 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, 12 1 13, 4 1 जा 4 1 5, एंड 4 9 जा 36। ठीक है, तो ये हमारी लैम्डा डैश जो आएगी, ये 3653.6 एंगस्ट्रॉम के आसपास आएगी। 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, 1 13, 4 1 जा 4 5, 4 9 जा 36। तो ये हमारी शॉर्ट वेवलेंथ आ जाएगी। ठीक है, कैलकुलेशन आप लोग जरूर एक बार चेक कर लीजिए। ठीक है, यहां पर देखिए बेटा, अगर हम देखें, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन के लिए आगे इसको स्क्रॉल करेंगे हम लोग, आगे स्क्रॉल करेंगे हम लोग। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बच्चों चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 22। देखिए 22 क्वेश्चन नंबर क्या है, इसको हाईलाइट कर लेते ताकि आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो जाए। देखिए दिया है, क्वेश्चन को बहुत प्यार से समझते हैं हम लोग। अब बाई कॉन्वेक्स लेंस, बाई कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स को ही कहते हैं, दोनों तरफ से जो कॉन्वेक्स हो उसको बाई कॉन्वेक्स बोलते हैं। लेंस मेड ऑफ अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल, ट्रांसपेरेंट मटेरियल से जो बना हो। ठीक है,
जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.25 हो, फिर इज इमर्स्ड इन वाटर, उसको पानी के अंदर डुबो दिया जाता है। यानी कोई मटेरियल है जिससे कॉन्वेक्स लेंस बना है और वो मटेरियल क्या है, ट्रांसपेरेंट है। ग्लास हो सकता है, पर इसमें लिखा नहीं है तो हम ग्लास लेंगे नहीं, मान लेंगे, ठीक है। इज इमर्स्ड इन वाटर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33, तो उस लेंस को अब हम किसके अंदर, पानी के अंदर डुबो रहे हैं। विल द लेंस बिहेव एज अ कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग, क्या लेंस, देखो पहले से लेंस क्या है जरा समझ लेते, इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझते बेटा। जो पहले से देखें तो जो पहले से लेंस है वो बाई कॉन्वेक्स है। बाई कॉन्वेक्स मतलब वो दोनों तरफ से कॉन्वेक्स है। अच्छा, कॉन्वेक्स और कॉन्केव या कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग हम कैसे समझेंगे, लास्ट में ये लिखा ना, विल द लेंस बिहेव एज अ कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग, तो हम कैसे जानेंगे कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग, हम जानेंगे फोकल लेंथ से, ठीक है। फोकल लेंथ अगर नेगेटिव है, इफ द फोकल लेंथ इज नेगेटिव, तो ये क्या होगा, डाइवर्जिंग होगा, ठीक। और डाइवर्जिंग हम बोलते हैं कॉन्केव को, यानी कॉन्केव की फोकल लेंथ नेगेटिव आती। अगर फोकल लेंथ हमारी पॉजिटिव है तो क्या होगा, कन्वर्जिंग है, और इसको हम कॉन्वेक्स बोलते हैं। तो कॉन्वेक्स इटसेल्फ ये है। अब ये कह रहे हैं कि बताइए अगर पानी में इसको डुबो दिया तो ये बिहेव कैसे करेगा, जस्टिफाई योर आंसर। तो पहले हम फोकल लेंथ निकालते, तो फोकल लेंथ का हमारे पास जो फॉर्मूला होता है दैट इज 1/f इज इक्वल टू n-1 1/r1 माइनस 1/r2। अब एक चीज देखिएगा, यहां पर जो लेंस लिया गया है, ठीक है, इन्होंने बोला इसको पानी के अंदर डुबो दिया, ये पानी है समझ लीजिए, ठीक है, इसको पानी के अंदर डुबो दिया गया है, ठीक। ये वाली इसकी रेडियस राइट में और ये लेफ्ट में, तो R1 हम लेंगे R और R2 लेंगे -R, ठीक है, क्लियर। अब देखिए ध्यान से, यहां पर इन्होंने पानी के अंदर इसको डुबो दिया है, तो पहले हम उस ट्रांसपेरेंट मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले लें। हम ले लेते हैं उस ट्रांसपेरेंट मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स NL, कितना दिया है 1.25, वाटर का कितना दिया है 1.33। अच्छा एक चीज बताइए, अब इस बाई कॉन्वेक्स लेंस को पानी के अंदर डुबो दिया गया, तो हमें एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए, मतलब हम क्या है, इसको बाहर से पानी के अंदर लेके गए हैं, ठीक, हमारा मीडियम बदला है, तो हमें एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए। तो यहां पर हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख लें, ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या आ जाएगा, NL/NW -1 1/R1। अभी हमने बताया R1 क्या लेंगे, R लेंगे, और यहां माइनस होता ही है, और यहां R2 क्या लेंगे -R, तो 1 + R हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहां पर देखिए बहुत ध्यान से, अगर मैं NL की बात करूं तो ये दिया है 1.25 और नीचे कितना दिया है 1.33 -1। अब देखिए बहुत ध्यान से, इसको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं, देखो इन्होंने क्वेश्चन में R वैसे भी नहीं दिया नहीं है। आप देखिए 1.25 से अगर 1.33 माइनस करोगे तो फोकल लेंथ आपकी नेगेटिव ही आएगी, ठीक है। अगर फोकल लेंथ नेगेटिव आएगी तो फोकल लेंथ नेगेटिव किस केस में होती है, डाइवर्जिंग के केस में होती है। यानी जो लेंस पहले से आपका क्या था, कॉन्वेक्स था, वो अब बिहेवियर कैसा शो करेगा पानी के अंदर में डुबोने के बाद, कॉन्केव लेंस का। तो कॉन्केव का इसका बिहेवियर हो जाएगा पानी में डुबोने के बाद, क्योंकि जब इसको सॉल्व करेंगे तो फोकल लेंथ हमारी नेगेटिव निकलेगी। नेक्स्ट स्लाइड पे बेटा चलते हैं, अगले क्वेश्चन 23 पे। देखिए 23 क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको हाइलाइटर से हाईलाइट कर लेते हैं ताकि क्वेश्चन एकदम अच्छे से क्लियर हो जाए हमको। क्वेश्चन पढ़ने का तरीका ये है, कभी क्वेश्चन को आपको एक साथ नहीं पढ़ना, बहुत स्लोली पढ़ना है, बहुत स्लोली। लिखा है द फिगर शोज अ पीस ऑफ प्योर सेमीकंडक्टर एस इन सीरीज, ठीक है। इस डायग्राम में आप देखिए, ये देखिए एक सेमीकंडक्टर लगा हुआ है सीरीज में, ठीक, विद अ वेरिएबल रजिस्टर, नीचे एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, वेरिएबल है, और बोला गया है एंड सोर्स ऑफ कांस्टेंट वोल्टेज V, और एक सोर्स है कांस्टेंट वोल्टेज का V। शुड द वैल्यू ऑफ R बी इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड, क्या R की वैल्यू इंक्रीज की जाए या डिक्रीज की जाए, टू कीप द रीडिंग ऑफ द एमीटर कांस्टेंट। अब इस क्वेश्चन को यहां पर समझना है। अगर हम ध्यान से देखें
तो देखिए यहां पर एक चीज लिखा है कि हमने सेमीकंडक्टर में इसको सीरीज में लगा दिया। एमीटर क्या मेजर करता है बेटा? एमीटर करंट मेजर करता है। क्वेश्चन में ये बोल रहे हैं कि एमीटर से पास करने वाली करंट, भाई एमीटर से करंट ही पास करेगी, उसकी रीडिंग को कांस्टेंट करना है। यानी ये एक तरीके से ये हमसे बोल रहे हैं कि एमीटर में जो करंट है उसको कांस्टेंट करना है, यानी बढ़ने नहीं देना है। यही तो मतलब हुआ, ठीक है। तो उस केस में हम क्या करें? अगर हम सेमीकंडक्टर को हीट कर रहे हैं, अगर हम सेमीकंडक्टर को हीट करेंगे तो सेमीकंडक्टर के अंदर बेटा फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। सेमीकंडक्टर के अंदर क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर हम सेमीकंडक्टर को हीट करेंगे, सीरीज में लगाए, तो अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होगा, यानी करंट बढ़ जाएगी, ठीक है, करंट बढ़ेगी, ठीक। हम लिखेंगे ऑन हीटिंग द सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर को हीट करना ना, ऑन हीटिंग द सेमीकंडक्टर, ऑन हीटिंग द सेमीकंडक्टर करंट विल इंक्रीज, ठीक है, करंट इंक्रीज करेगी क्योंकि अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, तो करंट इंक्रीज करेगी। अब ये बोल रहे हैं कि हमें क्या करना है? हमें एमीटर की रीडिंग को कांस्टेंट करना है, नहीं करंट को बढ़ने नहीं देना। अब ऐसे तो करंट बढ़ेगी, लेकिन हमें करंट को बढ़ने नहीं देना, तो उस केस में हम इस वेरिएबल रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस इंक्रीज करें या डिक्रीज करें। तो इतनी कॉमन सी बात आप भी समझते हैं कि जाहिर सी बात हमें करंट बढ़ने नहीं देना है, और ये भी बोल रहे हैं कि सेमीकंडक्टर को हीट किया तो करंट तो बढ़ेगी, तो करंट को हमें कम रखना है ना अल्टीमेटली। तो करंट को कम रखना, आपको पता है कि अगर हम रेजिस्टेंस बढ़ा देंगे तो करंट कम हो जाएगी, तो रेजिस्टेंस बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, यानी रेजिस्टेंस शुड बी इंक्रीज। रेजिस्टेंस क्या कर दें? हम बढ़ा दें, रेजिस्टेंस शुड बी इंक्रीज। अभी देखिए इसी का और वाला पार्ट, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। रेजिस्टेंस हमें बढ़ाना चाहिए, वेरिएबल रेजिस्टेंस बढ़ेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए दिया है द ग्राफ ऑफ पोटेंशियल वेरियर, the graph of potential barrier versus width of depletion region for unbiased diode is shown in graph A in comparison to A, graph B and C are obtained after biasing the diode in different ways. Identify the type of biasing in B and C। ठीक है, पहले क्वेश्चन को समझते हैं, ठीक, स्लोली पढ़ेंगे थोड़ा, ये जल्दी हो गया ना, फास्ट हो गया। द ग्राफ ऑफ पोटेंशियल वेरियर, देखिए पोटेंशियल वेरियर क्या होता है? अगर हम बात करें, ये पीएन जंक्शन डायोड है, हम एक डायोड ले लेते हैं, पीएन जंक्शन डायोड, ये पी है, ये एन है। अगर पी वाले को हम पॉजिटिव से जोड़ते हैं, एन वाले को निगेटिव से जोड़ते हैं बैटरी के टर्मिनल से, तो ये होती है फॉरवर्ड बायसिंग, ठीक। और इसी का उल्टा कर दो, अगर हम P को नेगेटिव से जोड़ें और N को पॉजिटिव से जोड़ें तो ये रिवर्स बायसिंग होती है, ठीक। अब देखिए एक चीज याद रखिएगा, रिवर्स बायसिंग में, रिवर्स बायसिंग में डिप्लीशन लेयर, जो बीच में लेयर होती है डिप्लीशन लेयर, ये डिप्लीशन लेयर इंक्रीज करती है, ठीक, डिप्लीशन लेयर इंक्रीज करती है। और फॉरवर्ड बायसिंग में डिप्लीशन लेयर डिक्रीज करती है, ठीक, क्लियर। रिवर्स बायसिंग में डिप्लीशन लेयर बढ़ती है और फॉरवर्ड बायसिंग में घटती है। अब यहां पर देखिए दिया गया है कि ए वाला जो ग्राफ है उसमें बायसिंग नहीं हुई है, ना तो रिवर्स ना फॉरवर्ड, उससे अपने को कुछ लेना देना नहीं। जब बायसिंग नहीं हुई तो कोई मतलब नहीं है। अब इसमें यह पूछा गया है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ बायसिंग बी। अब आप देखिए इस वाले ग्राफ को देखिए, इसमें एक्स की वैल्यू बढ़ी है, ठीक है, एक्स की वैल्यू बढ़ी, पोटेंशियल बैरियर भी बढ़ा हुआ है। तो आप देखिए जाहिर सी बात, अगर एक्स की वैल्यू बढ़ी है तो विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर दिया है ना, इसमें डिप्लीशन लेयर, एक्स की वैल्यू बढ़ी है, तो एक्स की वैल्यू बढ़ी है, मतलब जो बी वाला है
ये रिवर्स बायसिंग को शो कर रहा है, ये रिवर्स बायसिंग को शो कर रहा है। और इसमें देखिए इसके कंपैरिजन में देखिए इसमें कम बढ़ी है, ठीक है, क्लियर। आप इसमें देखिए तीसरे वाले में, इसमें जाहिर सी बात है हमने लिखा फॉरवर्ड बायसिंग में डिप्लीशन लेयर डिक्रीज करती है, यानी विड्थ को आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, तो ये फॉरवर्ड बायसिंग होगी। बस इतना आपको याद रखना, रिवर्स बायसिंग में डिप्लीशन लेयर इंक्रीज करती है और फॉरवर्ड बायसिंग में डिप्लीशन लेयर डिक्रीज करती है, ठीक, क्लियर। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे, इसको हम लोग कर लेंगे और अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। तो बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 को बहुत पहले समझेंगे, क्वेश्चन नंबर 24 है क्या, ठीक है, समझना बहुत जरूरी है। यहां पर देखिए दिया हुआ है, अ नैरो स्लिट इज इल्यूमिनेटेड बाय अ पैरेलल बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा। नैरो स्लिट पहले समझ लेते हैं, नैरो स्लिट होती क्या। देखिए इसका बहुत प्यारा सा एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, ये नैरो स्लिट होता है, छोटा स्लिट सोर्स है, ये नैरो स्लिट है, ये सामने स्क्रीन लगा दी हमने, ठीक है, यहां से मोनोक्रोमेटिक लाइट निकल रही है और सामने स्क्रीन पे पड़ रही है, यहां बीचों बीच हमें मिलेगी सेंट्रल मैक्सिमा, यहां पर इंटेंसिटी मैक्सिमम हो सकती है, ठीक है, क्लियर। अब देखिए यहां पर बोला है कि जो एंगुलर विड्थ है, एंगुलर विड्थ एंड द एंगुलर विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमम, एंगुलर विड्थ सेंट्रल मैक्सिमम में जो है इन द रिजल्टिंग डिफ्रैक्शन पैटर्न इज मेजर्ड, तो एंगुलर विड्थ 2 फाई होती है, दैट इज 2 लैम्डा अपॉन डी। इस केस में देखिए इन्होंने क्वेश्चन में लैम्डा दे दिया कि लैम्डा जो शुरुआत में लाइट आ रही है उसका वेवलेंथ कितना है 6000 एंगस्ट्रॉम, ये क्वेश्चन में दिया है, ठीक है। क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना बहुत जरूरी है। फिर इन्होंने बोला है व्हेन द स्लिट इज नेक्स्ट इल्यूमिनेटेड बाय लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा डैश। अब जो लाइट डाली जा रही है यहां से, उसमें जो वेवलेंथ यूज की जा रही दैट इज लैम्डा डैश, उसकी जो वेवलेंथ है वो क्या है, लैम्डा डैश, क्वेश्चन में लिखा है। अब कह रहा है द एंगुलर विड्थ डिक्रीजेस, मतलब जब दोबारा लाइट लैम्डा डैश वेवलेंथ की डाली गई तो विड्थ एंगुलर विड्थ डिक्रीज कर गई, कितना 30%। तो जो न्यू लाइट दोबारा डाली गई है, न्यू लाइट ऑफ वेवलेंथ, तो उस टाइम में जो हमारी एंगुलर विड्थ है वो 30% डिक्रीज कर गई, तो बची कितनी 70% बची होगी, 70% इसी का ना ओरिजिनल का 2 लैम्डा बाई डी, ये बची है। कह रहा कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ लैम्डा डैश। अच्छा इस केस में हम लैम्डा डैश ले लेते हैं, तो इन शॉर्ट अगर हम देखें तो ये कह रहे हैं कि जो 2 लैम्डा डैश बाई डी एंगुलर विड्थ है वो 70% है किसका, 2 लैम्डा बाई डी का, यही तो कह रहे हैं। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, डी से डी कैंसिल हो जाएगा, लैम्डा डैश 70% है तो 100, और पहले लैम्डा कितना दिया था 6000, 0 से 0 कैंसिल हो गए, 70 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे 4200 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा, ठीक है, लैम्डा डैश की वैल्यू हमारी आ गई, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है, इसको पहले समझते हैं, क्वेश्चन को पहले समझना बहुत जरूरी है, ठीक है, बहुत फास्ट करने का नहीं, बहुत फास्ट नहीं करने का, एकदम धीरे धीरे क्वेश्चन करने का, ठीक। अब कहेंगे सर ये कौन सी लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं, कभी कभी कर लेना चाहिए बेटा, ठीक। टू लार्ज थिन मेटल प्लेट्स आर पैरेलल एंड क्लोज टू ईच अदर, दो लार्ज हैं मेटल प्लेट्स हैं और पैरेलल हैं और एक दूसरे के बहुत पास पास रखी हैं, पास पास, पास पास की बात हो रही बेटा, पास पास पान मसाले वाला पास पास नहीं, ठीक है, पास पास पान मसाला भी आता है। बच्चे सोचते हैं ना घर में छुपा के खाते हैं पास पास, स्वीटी सुपाड़ी भी बच्चे बहुत खाते हैं ना, ठीक है। तो यहाँ पे क्लोज टू ईच अदर दो पैरेलल प्लेट्स हैं, देखिए ये पैरेलल प्लेट्स हैं, ठीक है, ये पास पास रखी हैं। अब देखिए बोला गया है उनके इनर फेसेस पे
अपोजिट साइन की सरफेस चार्ज डेंसिटी है। ये मान लो इस प्लेट का नाम ए रख दो, इसका नाम रख दो बी। इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा तो पॉजिटिव सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा आ जाएगी, इस पे निगेटिव होगा तो निगेटिव आएगी। अब कह रहा है फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द आउटर रीजन ऑफ द फर्स्ट प्लेट। ठीक है, आउटर रीजन मतलब इससे बाहर, इस वाली प्लेट के बाहर आउटर रीजन हुआ ना। फिर कह रहा है बिटवीन द प्लेट, दूसरा वाला प्लेट बी। अब देखो दोनों पॉइंट ए और बी नाम से प्लेट भी ली और ए और बी इसको मान लिया तो कंफ्यूज हो जाओगे तुम लोग। ठीक, तो यार इसको बदल लेते हैं हम लोग, दूसरा कर लेते हैं ना, पॉइंट इरेजर ले लेते हैं और इसका नाम बदल लेते हैं। इस पॉइंट का नाम रख लो, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। इस पॉइंट का ये बाहर है पहली प्लेट के और ये बीच में है। अब देखो ये पॉजिटिव प्लेट है तो चूंकि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, तो पॉजिटिव के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर कहां निकलेगा, बाहर की तरफ। ठीक है, तो ए वाली प्लेट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड E1 बाहर की तरफ और निगेटिव के लिए अंदर की तरफ, यानी इसकी तरफ। अब ये देखिए ये दोनों अपोजिट वेक्टर हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के लिए सेम है, यानी मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है E1 E2 का, और E1 E2 दोनों एंटी पैरेलल हैं तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, E1 माइनस E2, जो कि 0 हो जाएगा क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। दूसरे केस में क्या बोला गया, बिटवीन द प्लेट्स। अब देखिए पॉजिटिव प्लेट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, अवे। ठीक है, यानी ए के लिए E1 और बी के लिए भी उसी डायरेक्शन में हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव प्लेट के लिए टूवर्ड्स द चार्ज होता है तो सेम डायरेक्शन में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड हो जाएगा, तो E1 प्लस E2, तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, दैट इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा की वैल्यू कितनी दी है, 17.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 22। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हो जाएगी 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12। ठीक है, ये 2 टाइम्स जाएगा और 10 की पावर माइनस 22 और ये माइनस 12 ऊपर जाएगा प्लस का 12, ये आएगा 2 इंटू 10 की पावर माइनस 10 न्यूटन पर कूलम। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हम लोगों ने सेक्शन बी कंप्लीट कर लिया। फिर मैं आपसे बोलूंगा अगर फिजिक्स में किसी भी डेरिवेशन में आप कोई डिफिकल्टी फेस करते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, हमारे चैनल एडुवर्ल्ड फनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।